साइड के ऊपर जो है आयोडीन अटैक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या आता है, आयोडाइड जो है अटैक करता है, आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड से जो आयोडाइड मिला हो इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, कन्वर्ट हो जाता है और साथ में जो है इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप में यूज होगा। जैसे यहाँ पर ये हुआ इंटरमीडिएट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जो बना है वो सेकेंड स्टेप में उसका यूज होता है। इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, ठीक है ना, जब रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है तो जो पहला वाला स्टेप है उसमें से कोई न कोई एक प्रोडक्ट होगा जो नेक्स्ट स्टेप में वो रिएक्टेंट बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में जो कोई न कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो नेक्स्ट स्टेप में वो रिएक्टेंट बन जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट बन जाएगा, अटैकिंग रिएजेंट बन जाएगा जो रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर रिएक्शन को आगे कौन बढ़ा रहा है, नेक्स्ट ऑक्सीजन बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। उसी तरह से यहाँ पर जो बन रहा है वाटर बन गया और साथ में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी बन गया, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप में हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में फिर इसका यूज होगा, ठीक है ना। फिर से वो अटैक करेगा इसके ऊपर, ठीक है। अटैक करने के बाद फिर से ये वाटर बनाएगा, यूज हुआ यहाँ पर, यहाँ रिलीज हो गया आयोडाइड, यहाँ यूज हुआ ना, यहाँ आयोडाइड रिलीज हो गया, इसीलिए हम इसको यहाँ ऊपर देते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली लगता है कि जैसे कैटलिस्ट का काम किया, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन रियलिटी पार्टिसिपेट करता है और फिर से रीजनरेट, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचा, ये दोनों जुड़ेगा 2H2O, ठीक है। और यही ना बचा, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखने से कैसा लगता है कि सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, है ना। आए बात समझ में, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि ये सब जो केसेस आ रहा है जिसमें कि रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है कि सारे स्टेप में मॉलिक्यूलरिटी से हो सकता है मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 1 है, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितना है, 2 है। तो मल्टीपल स्टेप में जब रिएक्शन होता है हर स्टेप का जो है मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगा, तो जब भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा वहाँ मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस है, मॉलिक्यूलरिटी का सिग्निफिकेंस है ही नहीं। किस स्टेप का हम लोग मॉलिक्यूलरिटी लें, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेप स्लो होता है उसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। प्रैक्टिकली भी वही आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप का मिलता है जो स्लो स्टेप होता है, तो हम लोग भी मॉलिक्यूलरिटी भी मान लेते हैं, वो स्लो स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी है वही मॉलिक्यूलरिटी मान लेते हैं। तो इस केस में हम अगर इसको मॉलिक्यूलरिटी मानेंगे तो कैसा दिखेगा, यूनिमॉलिक्यूलर, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में क्या दिखता है, बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी देखो, ठीक है, दोनों स्टेप है, इसमें देखो दोनों स्टेप बायोमॉलिक्यूलर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो दोनों स्टेप में ये बायोमॉलिक्यूलर दिख रहा है और फाइनली भी यहाँ बायोमॉलिक्यूलर दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये भी बायोमॉलिक्यूलर है, ये भी बायोमॉलिक्यूलर है और फाइनली ओवरऑल में भी बायोमॉलिक्यूलर ही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर तो समस्या आ रहा है, यहाँ पर ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये बायोमॉलिक्यूलर है और ओवरऑल बायोमॉलिक्यूलर है, तो किसको मानेंगे, ठीक है ना।
तो इसलिए सिंपली है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, यानी जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मोलेकुलरिटी का कोई वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू देते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, सबसे स्लो स्टेप है ना, उस रिएक्शन का और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकली सब सेम आ जाता है। तो हम लोगों को उसी पर ध्यान रख पता लगाना है कि कौन सा स्टेप जो है स्लो स्टेप है। इस दोनों में कौन सा स्टेप स्लो है? कौन सा दिया है? यहाँ भी फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो और ये फास्ट। ठीक है, ये स्टेप है, तो इस स्टेप का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे पता लगाते हैं? फर्स्ट ऑर्डर से, यानी फर्स्ट जिस स्टेप का सबसे स्लो होता है। तो रेट इक्वेशन में तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब रेट इक्वेशन लिखेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा, जब हम रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन का पावर होगा वो कितना होगा? जो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वही ना पावर होगा। यही बात समझ में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वही तो पावर होगा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर कितना ले जा सकते हैं? उसके पावर को रेज कहाँ तक कर सकते हैं? जितना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उतना ही उसके पावर को रेज करेंगे, उससे ज़्यादा तो रेज नहीं कर सकते। यानी हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो लिखना ही है रेट एक्सप्रेशन में, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा तभी तो हम रेट डिटरमाइन कर पाएंगे। और जब हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, यानी रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप में होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स का मोलेकुलरिटी भी डिफरेंट हो जाता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट हो जाता है। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कौन सा ऑर्डर को मानते हैं हम लोग प्रैक्टिकली? सबसे स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है ना, इसका मतलब स्लोएस्ट स्टेप जो है डिटरमाइन कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मानेंगे और स्लोएस्ट स्टेप के स्टेप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ही हम रेट एक्सप्रेशन में यूज करेंगे पावर के रूप में कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। इसका मतलब फाइनली जो रेट का डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? हाँ, स्लोएस्ट स्टेप लेता है। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप जो होता है उसी को हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। ठीक है, तो तो एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आ गया कि जो जब मल्टीपल स्टेप में होता है, तो जो डिफरेंट स्टेप्स है, एवरी स्टेप्स इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन वो सबसे सिंपल रिएक्शन है जिसका और भी स्टेप में टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन दैट कैनॉट बी डिवाइडेड इनटू मोर नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसको कि फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और भी स्टेप्स में। ठीक है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट। ठीक है, आया बात समझ में? क्लियर? अब है एक इक्वेशन क्या है, KCl पोटेशियम क्लोराइड KClO3, है ना। इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम में। क्या बन रहा है? पोटेशियम क्लोराइड फेरिक सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड
बन रहा है? ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब रिएक्टेंट का देखो तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितना है 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 6, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, टोटल कितना होता है? तो मोलेकुलरिटी कितना होना चाहिए? मोलेकुलरिटी कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखकर यही लग रहा है कि 10 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है, लेकिन ऐसा संभव है? 10 गाड़ी 10 के साथ एक साथ टकराए, ऐसा संभव है? सिर्फ अगर 10 गाड़ी चल रहा है रोड पर, दोनों सब टकराने की स्थिति है, तो 10 गाड़ी एक साथ टकरा सकता है? एक उसको टकराया, उसके पीछे से वो, उसके पीछे से, बगल से, है ना, एक साथ सामने से, एक साथ 10 एक दूसरे को टच करे, ऐसा संभव है? 10 गाड़ी रहेगा, सेम गाड़ी रहेगा, 10 संभव है कि 10 का 10 गाड़ी एक साथ 10 को टच करे? यानी एक गाड़ी 9 गाड़ी को एक साथ टक्कर मारे, ऐसा संभव नहीं है। तो मोलेकुलरिटी इसका 10 होगा? नहीं होगा ना। देखने से कैसा लगता है? इसका मोलेकुलरिटी 10 होना चाहिए, लेकिन इसका मोलेकुलरिटी 10 नहीं होता है ना? हाँ, मोलेकुलरिटी 10 होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लगता है जैसे कि 10 होना चाहिए, प्रैक्टिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10 नहीं होता है। समझ गया? बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है एक स्टेप में नहीं होता। प्रैक्टिकली जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो ये नहीं आता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है कितना है इसका, सेकेंड ऑर्डर है। प्रैक्टिकली इसका ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। इसका मतलब क्या होता है? ये जो रिएक्शन है मल्टीपल स्टेप, ये जो रिएक्शन है मल्टीपल स्टेप होता है। तो मल्टीपल स्टेप में जब होगा तो जब से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी का ऑर्डर रिएक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। आई बात समझ में? हाँ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो डायरेक्टली होता नहीं है। ये रिएक्शन जो स्टेप बाय स्टेप फैसिलिटेट करता है और फाइनली हमको वो सब प्रोडक्ट देता है। तो अब जब डिफरेंट स्टेप्स में ये जब रिएक्शन फैसिलिटेट करेगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसके उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस वे में जब देखेंगे तो वहाँ पर जो हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा वही एक्चुअली प्रैक्टिकली आता है। इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। बहुत कम केस है जिसमें कि थियोरेटिकली सेम आता है, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप में होता है। तो सबसे स्लो जब हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस करते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कि कितने स्टेप में होगा। हमको लगता है कि स्टेप में होगा, देख करके नहीं लगता है, देख करके ये नहीं लगता। हाँ, हम पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ स्टेप में बाय स्टेप रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, कोलिजन थ्योरी को देखेंगे यहाँ भी हो। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेप में रिएक्शन हुआ और डिफरेंट स्टेप में रिएक्शन होने में सबसे जो स्लो स्टेप होगा उसी को डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। उसी स्टेप में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वही देखेंगे। उसी स्टेप में जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है उसको जनरली क्या होता है, हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का अब केमिस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ही है। एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तब ना हम उसका मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा संभव ही नहीं है। ज़्यादातर रिएक्शन तो 3 से ज़्यादा में ही दिखता है ना। ज़्यादातर रिएक्शन में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल ही दिखेगा, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है कि 3 मॉलिक्यूल आपस में टकराए। इसलिए जो है मॉलिक्यूलरिटी का जो सिग्निफिकेंस है, वो इम्पोर्टेंस है, वो कम हो गया। उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्ट्री के लिए पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन उसका कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? हाँ, तो मॉलिक्यूलरिटी जो हम लोग थियोरेटिकली डिटरमाइन करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। इतना ही देखना है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का तो वैल्यू 3 ही है, फिक्स है 1 2 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उससे कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग उसको कोई खास इम्पोर्टेंस